स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी 1983 में हॉकिंस इंडियाना से शुरू होती है, जहां एक छोटे लड़के विल बायर्स का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना पूरा शहर हिला देता है। ज्यादातर लोग इसे एक आम मिसिंग केस समझते हैं, लेकिन विल के दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टिन हेंडरसन और लूकस सिनक्लेयर को शुरू से ही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विल को ढूंढते ढूंढते इन्हें जंगल में एक अजीब सी लड़की मिलती है, जिसका सिर पूरी तरह शेव किया हुआ होता है। उसका नाम होता है 11 असल में हॉकिंस नेशनल लैब से भागी होती है, जहां उस पर ऐसे प्रयोग किए जा रहे थे जिनसे उसे साइकोकाइनेटिक यानी दिमाग से चीजें हिलाने वाली शक्तियां मिल गई थी। 11 अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि विल को ढूंढकर वापस ला सके। इधर माइक, डस्टिन और लूकस उसे ये भी सिखाने लगते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा होना कैसा होता है। इन्हीं पलों के बीच धीरे धीरे माइक और 11 के बीच हल्की फुल्की प्यार वाली फीलिंग्स भी आने लगती हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि विल एक जगह फंसा हुआ है जिसे द अपसाइड डाउन कहा जाता है। ये हमारी दुनिया जैसी ही एक अंधेरे और डर से भरी दूसरी दुनिया है, जहां डेमोगॉर्गन नाम के खतरनाक राक्षस रहते हैं। वहीं से विल अपनी माँ जॉयस बायर्स को ये बताने की कोशिश करता है कि वो जिंदा है और मदद चाहता है। जॉयस को शुरू से लगता था कि उसके बेटे के साथ कुछ अजीब हुआ है। ये कोई आम मिसिंग वाला मामला नहीं है। वो शहर के बेफिक्र से रहने वाले शेरिफ जिम हॉपर को भी समझाती है कि असली कहानी कुछ और है। हॉपर जब हॉकिंस लैब के बारे में छानबीन शुरू करता है तो बड़े अफसर उसे बार बार रोकते हैं, लेकिन हॉपर रुकने वाला नहीं था। वो चुपचाप और गहराई से जांच शुरू कर देता है। इधर माइक की बड़ी बहन नैन्सी व्हीलर अपने बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन के साथ मजे कर रही होती है, लेकिन नैन्सी की दोस्त बार्ब भी अचानक गायब हो जाती है। इस वजह से नैन्सी और विल का भाई जोनाथन बायर्स, जो हमेशा स्टीव के दोस्तों की बदमाशी का शिकार होता है, मिलकर पूरे शहर में हो रही अजीब घटनाओं की जांच शुरू कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि बार्ब को अपसाइड डाउन में खींच लिया गया है और डेमागॉर्गन ने उसे मार दिया है। इसलिए उन्हें विल को बचाने से पहले कुछ तो करना ही होगा। आखिर में हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब में मौजूद एक गुप्त पोर्टल के जरिए अपसाइड डाउन में जाकर विल को ढूंढ लेते हैं और उसे बचाकर वापस ले आते हैं। ये पूरा सफर हॉपर के लिए भी एक तरह की राहत लाता है, क्योंकि वो अभी तक अपनी बेटी सैरा की मौत के दर्द से बाहर नहीं निकला था। वहीं नैन्सी और जोनाथन मिलकर डेमागॉर्गन को मारने का प्लान बनाते हैं और उसे बायर्स के घर में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय बिना बताए स्टीव भी वहां पहुंच जाता है और ना चाहते हुए भी वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तीनों मिलकर डेमागॉर्गन को जख्मी तो कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल जाता है। इधर हॉकिंस लैब का हेड डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर अपनी टीम लेकर 11 और उसके दोस्तों को ढूंढते ढूंढते मिडिल स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन तभी घायल डेमागॉर्गन वहां आ जाता है और ब्रेनर और उसकी टीम को मार देता है। और फिर 11 माइक, डस्टिन और लूकस की तरह बढ़ने लगता है। 11 अपनी पूरी ताकत लगा देती है और डेमागॉर्गन को खत्म कर देती है, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद भी गायब हो जाती है, जैसे उसने खुद को कुर्बान कर दिया हो। सीजन के आखिर में शेरिफ हॉपर जंगल में जाकर एक डिब्बे में एगो वॉफल्स रखाता है, जो 11 की पसंदीदा चीज होती है। इससे ये इशारा मिलता है कि वो अभी भी कहीं जिंदा है और विल भले ही घर वापस आ गया हो, लेकिन एक दिन वो अचानक मुंह से एक अजीब सा स्लग जैसा कीड़ा बाहर निकाल देता है और फिर उसे एक पल के लिए अपसाइड डाउन नजर आता है। मतलब खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सीजन 2 की शुरुआत लगभग 1 साल बाद होती है। माइक अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ता कि किसी तरह 11 से उसकी मुलाकात फिर से होगी। विल अपसाइड डाउन वाली और भी ज्यादा डरावने विजन्स देखने लगता है और डस्टिन और लूकस दोनों की नजर एक नई लड़की मैक्स पर टिक जाती है। रिश्तों की बात करें तो नैन्सी और स्टीव का ब्रेकअप हो जाता है और जॉयस की जिंदगी में आता है एक अच्छा सा इंसान बॉब। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, 11 जिंदा है। वो इस पूरे समय हॉपर के साथ जंगल के बीच एक सीक्रेट कैबिन में छुप कर रह रही थी। हॉपर उसे छुपा कर रखने को उसकी सुरक्षा बताता है, लेकिन वक्त के साथ 11 को ये पाबंदियां बहुत चुभने लगती हैं। वो अपने नए पापा बन चुके हॉपर से लगातार खींचने लगती है। एक दिन 11 सारे नियम तोड़कर माइक को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन स्कूल में उसे माइक और मैक्स को बात करते देखकर उसे लगता है कि माइक अब उससे दूर हो गया है और वो उससे मिलने का इरादा छोड़ देती है। इसकी जगह 11 अपनी असली माँ को ढूंढने निकल जाती है। वो उससे मिल तो जाती है, लेकिन उसकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी, मानसिक रूप से बिखरी हुई। हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा। फिर 11 डॉक्टर ब्रेनर द्वारा ले जाए गए एक और बच्ची को ढूंढ लेती है, कैली। वो उसे ट्रेनिंग देती है कि कैसे अपने गुस्से का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को और मजबूत किया जा सकता है। इधर हॉकिंस में हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि विल के अंदर एक बहुत खतरनाक परछाई जैसे राक्षस ने कब्जा कर लिया है। डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाली टीम उसे नाम देती है द माइंड फ्लेयर। विल कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देता है, जो बाद में पता चलता है कि अपसाइड डाउन की टनल्स
का पूरा नक्शा है जो हॉकिंस के नीचे फैल चुकी हैं। हॉकिंस लैब की बागडोर अब डॉक्टर ओवेंस के हाथ में है, जो पहले की गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा है। लैब वाले उन टनल्स को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते ही विल को बेहद भयानक दर्द होने लगता है। डॉक्टर ओवेंस समझ जाता है कि टनल्स को नष्ट करना विल के लिए भी जानलेवा हो सकता है। इधर माइंड फ्लेयर के अलावा शहर पर डेमोगॉगन के छोटे छोटे झुंड, जिन्हें लोग मजाक में डेमो डॉग्स कहने लगते हैं, हॉकिंस पर आक्रमण कर देते हैं। अब टूटे दिल वाला स्टीव हैरिंगटन मैक्स, लूकस और डस्टिन के साथ टीम बना लेता है। डस्टिन तो एक डेमो डॉग को, डार्ट को पालतू बना भी लेता है। ये लोग मिलकर डेमो डॉग्स को रोकने की कोशिश करते हैं और उनका पीछा करते करते हॉकिंस लैब पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात नैन्सी और जोनाथन से भी हो जाती है, जो बार्ब के लिए इंसाफ और अपसाइड डाउन की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहे थे। उधर हॉकिंस लैब के अंदर हॉपर, जॉयस, बॉब, माइक, विल और डॉक्टर ओवेंस डेमोगॉगन्स के झुंड में फंस जाते हैं। ओवेंस उन्हें बाहर निकालने में मदद करने के लिए पीछे रुक जाता है और बॉब अपनी जान की बाजी लगाकर बाकियों को बचा लेता है। पूरी टीम जल्दी से बायर्स के घर पहुंचती है। डेमो डॉग्स उनके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं और तभी 11 वापस लौट आती है। उसने महसूस किया था कि माइक धड़के में है और आते ही वो पूरी ताकत से डेमोगॉगन्स को हरा देती है और सबकी जान बचा लेती है। 11 के लौटते ही सब एक दूसरे को देखकर खुशियों से भर जाते हैं, लेकिन जश्न का वक्त बहुत छोटा था। अब माइंड फ्लेयर को हराने की एक ठोस प्लानिंग करनी थी, जिससे विल और पूरे शहर को बचाया जा सके। जॉयस, नैन्सी और जोनाथन विल को लेकर हॉपर के कैबिन पहुंचते हैं, जहां वो विल के शरीर को जोर जोर से गर्म करके माइंड फ्लेयर के वायरस को उसके अंदर से जलाने की कोशिश करते हैं। इधर स्टीव बाकी बच्चों को लेकर अपसाइड डाउन की टनल्स की तरफ जाता है, जिन्हें अब वो बिना विल को नुकसान पहुंचाए नष्ट कर सकते हैं। उनका ये हमला डेमोगॉगन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि हॉपर और 11 हॉकिंस लैब जाकर अपसाइड डाउन के पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर सके। 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार गेट को बंद कर देती है। इससे सारे बचे हुए डेमोगॉगन्स मर जाते हैं, जिसमें डस्टिन का प्यारा डार्ट भी शामिल था। सीजन के आखिर में डॉक्टर ओवेंस हॉपर को 11 का एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट देता है, ताकि अब वो खुलकर एक आम बच्ची की तरह जिंदगी जी सके। हॉकिंस लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नैन्सी और जोनाथन मरी बाउमन नाम के पुराने पागल से लगने वाले पत्रकार की मदद से लैब की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आते हैं। मिडिल स्कूल डांस में सब कुछ आखिरकार नॉर्मल सा लगता है। स्टीव डस्टिन को कूल बनना सिखाता है, लूकस और मैक्स किस करते हैं, माइक और 11 भी किस करते हैं। लेकिन इसी बीच एक डरावना खिलासा माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है, अपसाइड डाउन में स्कूल के ऊपर खड़े हुए हमारे हीरोज को घूरता हुआ, जैसे किसी अगले मौके का इंतजार कर रहा हो। सीजन 3 में हॉकिंस के बच्चे अपना पुराना पागलपन भरा अतीत भूलने की कोशिश करते हुए अब बस एक आम टीनेजर की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। डस्टिन समर कैंप से लौटता है और दावा करता है कि उसकी एक नई लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड है, सूजी। बाकी दोस्तों को शक होता है कि सूजी असल में है भी या डस्टिन बना रहा है। मैक्स और लूकस की ऑन गेम ऑफ गेम वाली कहानी चल रही है और माइक और 11 का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत कि हॉपर पूरा का पूरा ओवर प्रोटेक्टिव डैड बन जाता है और माइक को सख्त वार्निंग देता है कि 11 से दूर रहा करो। इस वजह से माइक और 11 के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और आखिरकार वो 11 उससे ब्रेकअप कर लेती है। इधर हॉकिंस में खड़ा हुआ स्टारकोट मॉल बच्चों और बड़ों सबका नया हैंगआउट स्पॉट बन चुका है। स्टीव हैरिंगटन, जो अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मॉल के स्कूप्स अ हॉट आइसक्रीम शॉप में नौकरी कर लेता है। वहीं उसकी दोस्ती होती है उसकी नई कोवर्कर रॉबिन से और जोनाथन और नैन्सी हॉकिंस पोस्ट में इंटर्नशिप करते हुए अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हॉपर को जॉयस के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन जॉयस बार बार उसके इशारों को अनदेखा करती है। उधर डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक रहस्यमयी रशियन ट्रांसमिशन पकड़ लेता है। वो स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी बहन एरिका के साथ मिलकर उस मैसेज को डिकोड करने लगते हैं। धीरे धीरे सच खुलता है कि रात के समय रशियन स्टारकोट मॉल में कुछ अजीब भारी भरकम सामान उतार रहे थे। जांच करते करते ये ग्रुप मॉल के अंदर एक गुप्त लिफ्ट ढूंढते हैं, जो उन्हें सीधे जमीन के बहुत नीचे एक रशियन लैब तक ले जाती है। इस लैब में रशियन वैज्ञानिक अपसाइड डाउन का पोर्टल दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे थे। स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं और रशियंस उनसे इंटरोगेट करते हैं, लेकिन डस्टिन और एरिका उन्हें बचाकर निकाल लेते हैं। इस दौरान स्टीव रॉबिन के सामने अपने दिल की बात कन्फेस करता है और रॉबिन उसे बताती है कि वो लेस्बियन है। स्टीव थोड़े समय के लिए चौंक जाता है, लेकिन तुरंत उसे समझ जाता है और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। उधर जॉयस को अपने घर और ऑफिस में मैग्नेट्स के अजीब तरीके से गिरने का पता चलता है। वो हॉपर को बुलाकर ये रहस्य सुलझाने में लग जाती है। पहले उन्हें लगता है कि फिर से हॉकिंस लैब ही जिम्मेदार है, लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी थी। हॉकिंस के भ्रष्ट मेयर क्लाइंट से पूछताछ पर यह सामने आता है कि रशियन शहर के कई पुराने मकान खरीदते जा रहे थे और
स्टारकोड मॉल भी उसी गुप्त मिशन का हिस्सा था। आखिरकार हॉपर और जॉयस की दोस्ती होती है एक साधारण नेकदिल रशियन साइंटिस्ट एलेक्साई से, जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलता। वो एलेक्साई को लेकर कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मरे बाउमन के पास जाते हैं ताकि वो सब कुछ ट्रांसलेट कर सके। एलेक्साई कंफर्म करता है कि रशियन स्टारकोड मॉल के नीचे अपसाइड डाउन का गेट दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही एक खतरनाक रशियन सोल्जर ग्रिगोरी उनका पीछा करता है और एलेक्साई को धोखा देने के लिए सजा देते हुए मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है जब नैन्सी और जोनाथन एक बुजुर्ग महिला मिसेस ड्रिस्कल के घर की जांच करने पहुंचते हैं। मिसेस ड्रिस्कल को शक होता है कि उसकी खाद को कुछ अजीब तरह के चूहे खा रहे हैं, लेकिन जांच के दौरान नैन्सी और जोनाथन को पता चलता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। पूरे शहर में ऐसे रैबिड रैट्स देखे गए हैं। धीरे धीरे हालात और भी डरावने हो जाते हैं। मिसेस ड्रिस्कल खुद ही खाद खाने लगती है और नैन्सी और जोनाथन समझ जाते हैं कि वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में जा चुकी है। इसी तरह मैक्स का बड़ा भाई बिली भी माइंड फ्लेयर के कब्जे में है और उसके जरिए माइंड फ्लेयर अपने लिए एक पॉजेस्ड आर्मी तैयार कर रहा है। इधर 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिली के दिमाग के अंदर घुस जाती है ताकि माइंड फ्लेयर का ठिकाना पता लगाया जा सके। वहाँ बिली उसे बताता है कि माइंड फ्लेयर का असली लक्ष्य 11 को मारना है, क्योंकि उसी ने अपसाइड डाउन का पोर्टल बंद किया था। थोड़ी ही देर में माइंड फ्लेयर को पूरी पोजेस्ड आर्मी एक दूसरे में घुलकर एक विशाल भयानक ऑर्गेनिक मास का रूप ले लेती है। माइंड फ्लेयर का असली फिजिकल रूप। ये दानव 11 और उसके दोस्तों पर हमला करता है, जिससे 11 बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर सब मिलकर नैन्सी और जोनाथन के साथ मॉल की ओर जाते हैं ताकि स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका को बचाया जा सके। 11 किसी तरह रशियंस को हराती है, लेकिन अपने जख्मों की वजह से गिर जाती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि माइंड फ्लेयर का एक टुकड़ा उसके अंदर फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालते ही 11 की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उधर हॉपर, जॉयस और मरे मॉल पहुंचते हैं ताकि उस मशीन को नष्ट किया जा सके जो नया पोर्टल खोल रही है। जैसे ही बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, माइंड फ्लेयर और बिली उन्हें मॉल के अंदर फंसा लेते हैं। 11 कोशिश करती है बिली तक पहुंचने की और उसे उसकी माँ के साथ बिताई हुई खुशहाल याद दिलाती है, वही याद जो उसने बिली के दिमाग में पहले देखी थी। यादें देखकर बिली पिघल जाता है और अपनी बहन मैक्स और उसके सभी दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। नीचे लैब में हॉपर, जॉयस और मरे मशीन तक पहुंचते हैं। उसे बंद करने के लिए उन्हें एक तिजोरी खोलनी होती है जिसका पासवर्ड प्लैंक्स कांस्टेंट है। डस्टिन तुरंत अपनी कैम गर्लफ्रेंड सूजी को रेडियो पर बुलाता है, लेकिन सूजी हालात की गंभीरता जाने बिना पहले उसे नेवर एंडिंग स्टोरी का थीम सॉन्ग गाने पे मजबूर करती है। गाना पूरा होने पर वह कोड बता देती है। हॉपर और जॉयस तिजोरी खोलते हैं, लेकिन तभी ग्रिगोरी आकर हॉपर पर हमला कर देता है। लड़ाई में हॉपर उसे मशीन में धक्का देकर मार देता है, लेकिन खुद के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ पाता। हॉपर दूर से जॉयस को आखिरी इशारा करता है और जॉयस आंसू रोकते हुए मशीन बंद कर देती है। पोर्टल बंद हो जाता है, माइंड फ्लेयर खत्म हो जाता है और हॉपर भी उसी विस्फोट में खत्म हो जाता है। 3 महीने बाद स्टारकोड मॉल तबाह हो चुका है और मेयर क्लाइंट गिरफ्तार हो जाता है। बायस परिवार अब अनाथ और शक्तिहीन हो चुकी 11 को अपने साथ ले जाता है और हॉकिंस छोड़ने की तैयारी करता है। सीजन के आखिर में माइक और 11 एक दूसरे के सामने फिर से अपना प्यार जाहिर करते हैं और फिर 11 बायस परिवार के साथ हॉकिंस से चली जाती। अब कहानी तब डरावना मोड़ लेती है जब जेसन की चीयरलीडर गर्लफ्रेंड क्रिसी लगातार भयानक सिरदर्द करने वाले और डरावने विजन से परेशान होने लगती है। इन विजन्स को कम करने के लिए वो एडी के पास ड्रग्स लेने जाती है, लेकिन एडी के ट्रेलर में ही क्रिसी पर अपसाइड डाउन की एक खतरनाक शक्ति का कब्जा हो जाता है और उसी के सामने क्रिसी को मार दिया जाता है। क्रिसी की लाश मिलने के बाद एडी पुलिस की नजरों में सबसे बड़ा दोषी बन जाता है, जिसके बाद वो डर के मारे भाग जाता है। उधर जेसन और उसके बुली जॉक्स एडी और उसके हेलफायर क्लब को एक शैतानी समूह बताकर क्रिसी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और एडी को ढूंढकर उसे मारने का सोचते हैं। इसी बीच माइक हॉकिंस छोड़कर कैलिफोर्निया 11 से मिलने जाता है और हॉकिंस में डस्टिन, मैक्स, लूकस मिलकर नैन्सी, स्टीव और रॉबिन के साथ क्रिसी की हत्या का सच पता लगाने निकलते हैं। ये ग्रुप एडी को अपनी पिछली अपसाइड डाउन वाली घटनाएं बताता है और इस नए दानवी खतरे का नाम रखते हैं वेक्ना। वेक्ना लगातार हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर कब्जा करके उन्हें मार रहा था। नैन्सी और रॉबिन एक सुराग का पीछा करते हुए पेनहर्स्ट साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहाँ वो विक्टर क्रील नाम का एक आदमी से मिलते हैं जिसे दशकों पहले अपनी ही परिवार की हत्या के आरोप में कैद कर दिया गया था। विक्टर उन्हें बताता है कि हॉकिंस में नया घर लेने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी ठीक कृषि की तरह भयानक विजन देखने लगे थे और बाद में उसी दानवी शक्ति द्वारा मार दिए गए। किसी ने विक्टर की कहानी पर विश्वास नहीं किया और उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। नैन्सी को विक्टर की कहानी से एक और अहम बात पता चलती है। अपना पसंदीदा गाना सुनकर विक्टर वेक्ना के कब्जे से बाहर आ गया था। उधर मैक्स को पता चलता है कि वेक्ना जिन जिन लोगों को मारता है उन सभी को भयानक सिरदर्द, नाक से खून और पुराने ट्रॉमा की यादें सताती थी। बिल्कुल ऐसा ही मैक्स के साथ हो रहा था और यही मैक्स को एहसास होता है कि वेक्ना अगला शिकार उसी को बनाने वाला है। अपनी मौत का अंदेशा होते ही मैक्स सबको आखिरी चिट्ठियां लिखती है और अपने भाई बिली की कब्र पर जाती है। वहीं वेक्ना मैक्स पर कब्जा करके उसे अपसाइड डाउन में अपने ऑल्टर पर ले जाता है, जहां वो मैक्स को मारने ही वाला था, लेकिन
तभी नैन्सी और रॉबिन समय रहते अपनी जानकारी बाकी टीम तक पहुंचा देती है। म्यूजिक वेक्ना का कब्जा तोड़ सकता है। मैक्स का पसंदीदा गाना बजाया जाता है और वो वेक्ना से लड़ते हुए किसी तरह उसके कब्जे से बाहर आ जाती है। उसकी जान बच जाती है। डस्टिन एक नई थ्योरी बताता है कि वेक्ना जिन जिन जगहों पर हत्याएं कर रहा है वहां अपसाइड डाउन के नए गेट्स खुल रहे होंगे। इसकी पुष्टि के लिए स्टीव लवर्स लेक के नीचे उतरता है, जहां से उसे सीधे अपसाइड डाउन में खींच लिया जाता है। वहां उस पर चमगादड़ जैसे जीव अटैक कर देते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी अपसाइड डाउन में जाकर स्टीव को बचाते हैं, लेकिन ऊपर वापस लौटने वाला गेट जीवों से घिरा होने से बंद हो चुका था। इसलिए वे अपसाइड डाउन के रास्ते एडी के ट्रेलर की ओर निकलते हैं ताकि कोई दूसरा रास्ता मिल सके। उधर असली हॉकिंस में पुलिस हेलफायर क्लब की जांच शुरू कर देती है, तो डस्टिन, मैक्स, लूकस और लूकस की बहन एरिका पुलिस और अपने माता पिता से बचते हुए एडी के ट्रेलर की ओर निकलते हैं ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। वो किसी तरह रॉबिन और एडी को वापस ले आते हैं, लेकिन जैसे ही नैन्सी निकलने लगती है वेक्ना उस पर कब्जा कर लेता है। वेक्ना नैन्सी को अपने भयानक प्लान दिखाता है। वो बताता है कि वो अपने हर शिकार की जगह पर बने गेट्स की मदद से अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच की दीवार पूरी तरह तोड़ देगा और हॉकिंस को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। उधर माइक कैलिफोर्निया पहुंचकर 11 और बायस परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि 11 ने जो उसे बताया था वो झूठ है। वो खुश नहीं है बल्कि बेहद दुखी और बुरी तरह बुलीड हो रही है। और ऊपर से वो माइक से इस बात पर भी नाराज है कि माइक उसे ये नहीं कहता कि वो उससे प्यार करता है। विल भी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त माइक अब उसकी परवाह नहीं करता और सिर्फ 11 में ही उलझा हुआ है। उधर जॉनथन भी अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। वो नैन्सी को ये बताने से डर रहा है कि वो उनके कॉलेज प्लान्स को लेकर अब श्योर नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहकर उनकी रक्षा करना चाहता है। इसी दौरान बच्चों को घर पूरा खाली मिल जाता है, क्योंकि जॉयस को हॉपर का एक रहस्यमय संदेश मिलता है, जिससे पता चलता है कि हॉपर स्टारकोड मॉल के धमाके से बच गया था और अब रशिया की जेल में कैद है। एक गार्ड एंटोनोव हॉपर की मदद करने को तैयार होता है और जॉयस को कहता है कि अलास्का में मौजूद एक रशियन पायलट को $40,000 देके उसे छुड़ाया जा सकता है। जॉयस मरी बॉमन के साथ अलास्का पहुंचती है, जहां वे अजीबोगरीब पायलट यूरी से मिलते हैं, लेकिन यूरी उन दोनों से विश्वासघात कर देता है। वो जॉयस और मरी को ड्रग देके बेहोश कर देता है, एंटोनोव को रशियंस के हवाले कर देता है और हॉपर की पूरी भागने की कोशिश नाकाम कर देता है। यूरी बेहोश जॉयस और मरी को प्लेन में रशिया सौंपने ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो खुद को छुड़ाकर भाग निकलते हैं और मरी अपनी नई ब्लैक बेल्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए यूरी को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं। मरी यूरी बन के रशियंस को कैदी यानी असली यूरी और जॉयस सौंपेगा और इसी बहाने जेल के अंदर दाखिल होगा। प्लान सफल होता है। समूह जेल में पहुंचता है, जहां हॉपर, एंटोनोव और कई कैदियों को एक डेमोगॉर्गन से लड़ने के लिए उतारा जा रहा होता है। हॉपर अपने पहले के अनुभव का उपयोग करके खुद और एंटोनोव की जान बचा लेता है। इसी बीच मरी और जॉयस अपनी असली पहचान उजागर कर गार्ड्स को काबू में कर लेते हैं और दरवाजे खोलकर हॉपर और एंटोनोव को बाहर निकलने का मौका देते हैं। जेल से बाहर निकलते ही हॉपर और जॉयस की इमोशनल मुलाकात होती है, लेकिन हॉकिंस पर मंडराते खतरे का पता चलते ही हॉपर, जॉयस और मरी वापस उसी रशियन प्रिजन में लौट आते हैं, जहां डेमोगॉर्गन पर किए जा रहे खतरनाक प्रयोग चल रहे हैं, ताकि वे वेक्ना के खिलाफ बच्चों की मदद कर सकें। उधर कैलिफोर्निया में 11 को उसके बुली सबके सामने बुली कर रहे होते हैं। आखिरकार 11 टूट जाती है और उनमें से एक पर हमला कर देती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर ओवंस उसे बचा लेते हैं। डॉक्टर ओवंस उसे बताते हैं कि हॉकिंस में कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। जहां सरकार के बड़े अधिकारी 11 को खतरनाक समझते हैं, ओवंस उस पर विश्वास करता है कि वो अच्छी है और कहता है कि वो एक प्रयोग पर काम कर रहा है जो 11 की शक्तियां वापस ला सकता है। 11 हॉकिंस को बचाने के लिए ओवंस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच सरकारी सैनिक बायर्स के घर पर हमला कर देते हैं। माइक, विल, जोनाथन और जोनाथन का दोस्त आर्गाइल किसी तरह बचकर निकलते हैं और 11 ओवंस को ढूंढने के लिए भागते हैं। रास्ते में विल माइक को मोटिवेट करने के लिए एक भावुक भाषण देता है और इसी भाषण में ये भी साफ हो जाता है कि शायद विल माइक से प्यार करता है। ओवंस 11 को एक गुप्त लैब जो कि जमीन के अंदर होती है वहां लेके जाता है, जहां पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा डॉक्टर ब्रेनर के साथ मिलकर एक आइसोलेशन टैंक नीना पर काम कर रहा है, जिसके जरिए 11 अपनी भूली यादों तक पहुंच सकती है और अपनी शक्तियों को जगा सकती है। नीना के अंदर 11 को हॉकिंस लैब का अपना अतीत याद आने लगता है, जहां उस पर डॉक्टर ब्रेनर का नियंत्रण था और बाकी सुपर किड्स उसे तंग करते थे। उसी वक्त उसे ऑर्डरली नाम का एक दोस्त मिलता है जो 11 को चेतावनी देता है कि ब्रेनर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार ऑर्डरली अपना असली सच बताता है। वो ब्रेनर द्वारा प्रयोग किया गया पहला बच्चा था जिसके गले में एक ऐसा डिवाइस लगा था जो उसकी शक्तियों को दबाए रखता था। 11 उसकी मदद करके वो डिवाइस हटाती है, लेकिन उसी पल ऑर्डरली की असली दुष्टता सामने आती है। वो पूरे लैब में मौजूद बच्चों और स्टाफ का नरसंहार कर देता है। यही ऑर्डरली असल में हेनरी क्रियल था, विक्टर क्रियल का बेटा। उसी हेनरी ने अपनी माँ और बहन की हत्या की थी, लेकिन सरकार ने विक्टर को दोषी बना दिया था और हेनरी को ब्रेनर की देखभाल में सौंप दिया। अब क्योंकि 11 उसकी असली पहचान जान चुकी थी, हेनरी उसे मारने वाला था। 11 अपनी पूरी ताकत जुटाकर हेनरी को हरा देती है और एक पहला पोर्टल खोजती है, जिससे हेनरी गिरकर अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है और वहीं बदलकर वेक्ना बन जाता है। प्रेजेंट में 11 पूरी तरह अपनी शक्तियां वापस पा चुकी है और अब वो हॉकिंस लौटकर अपने दोस्तों को वेक्ना से बचाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर बैनर को लगता है कि 11
11 अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती से डेट कर देता है। तभी सरकारी भ्रष्ट सैनिकों का एक समूह लैब पर धावा बोल देता है। उनका मानना है कि हॉकिंस में हुई सारी बुरी घटनाओं की असली वजह 11 ही है, इसलिए वे उसे मारना चाहते हैं। ब्रेनर उसकी रक्षा करता है और उसे लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय सैनिक उसे गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। कुछ देर बाद 11 वापस होश में आती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पीछा कर रहे सभी सैनिकों को खत्म कर देती है और तभी माइक, विल, जोनाथन और आर्गाइल पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। हॉकिंस में आखिरी लड़ाई की तैयारी शुरू होती है। पूरा समूह वेक्ना को हराने की योजना बनाता है। मैक्स, लूकस और एलिका तीनों क्रियल हाउस पहुंचते हैं, जहां मैक्स जानबूझकर खुद को वेक्ना की पकड़ में जाने देती है ताकि वो उसके मन में प्रवेश कर सके। जब वेक्ना मैक्स के मन में उलझा होता है, तब स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन में घुसकर उसे मारने निकलते हैं। उनकी मदद के लिए डस्टिन और एडी अपसाइड डाउन में जाके चमगादड़ों की सेना को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं ताकि स्टीव, नैन्सी और रॉबिन पर हमला ना हो, लेकिन प्लान जल्दी ही बुरी तरह बिगड़ जाता है। अपसाइड डाउन में डस्टिन और एडी चमगादड़ों से खिंच जाते हैं। डस्टिन बचकर निकल जाता है, लेकिन एडी भागने से इनकार कर देता है। वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि उसके दोस्त कुछ और समय पा सके। उधर स्टीव, नैन्सी और रॉबिन तीनों वेक्ना की बेलों में फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे उनका दम घोटने लगती है। क्रियल हाउस में लूकस मैक्स की शरीर की रक्षा कर रहा होता है, तभी अचानक जेसन वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो अभी भी क्रिसी की मौत का दोष हेलफायर क्लब को देता है। इस लड़ाई में मैक्स का पसंदीदा कैसेट टेप टूट जाता है। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो अब लूकस मैक्स को बचा नहीं पाएगा। मैक्स के मन में वेक्ना उसका पीछा करने ही वाला होता है, तभी उसे सहारा मिलता है 11, जो आइसोलेशन टैंक की मदद से मैक्स के दिमाग में प्रवेश करती है। 11 और वेक्ना आमने सामने भिड़ते हैं, लेकिन वेक्ना उसे हरा देता है और बताता है कि हॉकिंस पर अब तक आए सारे खतरे, माइंड फ्लेयर सहित, सब उसी की रचना थे। अब उसका अंतिम प्लान पूरा होने वाला था। वेक्ना मैक्स को मारने लगता है, उसके हाथ पैर तोड़कर। उधर असली दुनिया में माइक रोकर 11 को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। माइक के शब्द सुनकर 11 को फिर से ताकत मिलती है और वो वेक्ना से लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। रशिया में हॉपर, जॉयस और मरी भी डेमोगोगन्स को हराने में सफल हो जाते हैं। इससे अपसाइड डाउन की बेलें और चमगादड़ कमजोर पड़ जाते हैं। अब आजाद हुए स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेक्ना के शरीर को आग लगा देते हैं। वेक्ना मरते समय 11 से कहता है, तुम फिर भी हार गई हो। असली दुनिया में मैक्स लूकस की बाहों में मर जाती है। उसकी मौत से वेक्ना का अंतिम गेट खुल जाता है और चारों गेट मिलकर हॉकिंस और फाड़ना शुरू करते हैं, शहर के बड़े हिस्से को नष्ट करते हुए। इस विध्वंस में जेसन भी मारा जाता है। पूरी तरह टूटी हुई 11 अपनी शक्तियों से चमत्कारिक रूप से मैक्स को फिर से जिंदा कर देती है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है और उसके मन में मैक्स की मौजूदगी का कोई निशान नहीं मिलता। 2 दिन बाद 11, माइक, विल, जोनाथन और आर्गाइल वापस हॉकिंस लौट आते हैं। पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन रिलीफ सेंटर में मदद करने लगते हैं। हॉपर आखिरकार 11 से मिलकर उसे गले लगाता है, एक इमोशनल रियूनियन। लेकिन जैसे ही सब सोचते हैं कि ये मुश्किल घड़ी टल गई है, विल बायर्स अपनी शक्ति से महसूस करता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है और अब अपसाइड डाउन का दरवाजा असली दुनिया में खुलता जा रहा है। हॉकिंस पर छाया सबसे बड़ा खतरा अब बस शुरू होने वाला है। और इसी के साथ सीजन 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।